आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 10th के ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज। इस चैप्टर का जितना सिंपल नाम है उतना ही सिंपल हमारा चैप्टर भी है और बहुत छोटा भी है, ठीक है ना। तो हम लोग आज क्लास 10th के ज्योग्राफी में एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, अपना तीसरा चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे कि आखिर इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। चैप्टर का नाम तो बहुत सिंपल है, वाटर रिसोर्सेज। बेसिकली वाटर हमारा क्या एक रिसोर्स है जो हमारे नीड को, हमारे ज़रूरत को सेटिस्फाई करता है, पूरा करता है। मतलब सिंपल सा है कि जो चीज़ हमारे नीड को सेटिस्फाई कर दे, मतलब हमारे ज़रूरत को जो चीज़ पूरा कर दे, वही हमारा रिसोर्स है। तो वाटर भी हमारा क्या हुआ, एक रिसोर्स हुआ, क्योंकि वाटर भी हमारे नीड को, ज़रूरत को पूरा करता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरी तरीके से बात करेंगे वाटर के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। सबसे पहला है कि वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। दो प्रकार के रिसोर्स होते हैं, हालांकि रिसोर्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन दो प्रकार का नाम आपने कई बार सुना होगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है ऐसा रिसोर्स जिसको आप बार बार रिन्यू कर सकते हैं, उसको बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाटर हमारा क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसका मतलब है कि इसको आप बार बार रिन्यू कर सकते हैं, मतलब इसको जब तक चाहे आप तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कई बार आप सुनते होंगे वाटर को लेके एक बात कि पानी खत्म हो सकता है। क्या सही बात है? देखो, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, पहला बात, मतलब पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। तो फिर जो लोग बोलते हैं कि पानी खत्म हो जाएगा, क्या वो गलत बोलते हैं? नहीं, वो सही बोलते हैं। बल्कि उनका बोलने का मतलब ये है कि साफ पानी पीने का जो है ना, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन पानी जितना धरती पर है उतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। क्योंकि हमने बचपन में क्लास में एक पढ़ा था वाटर साइकिल। वाटर साइकिल से क्या होता रहता है, पानी ऊपर नीचे करता रहता है। तो पानी जितना हमारे पृथ्वी पर है वो उतना रहेगा ही रहेगा, पानी कभी घट बढ़ नहीं सकता है। लेकिन साफ पानी जो पीने का है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पृथ्वी पर लगभग 70% वाटर है, 70-71% वाटर है। लेकिन क्या सारा पानी पीने के लायक है, यूज करने के लायक है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। अधिकतर पानी तो हम लोग उसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास साफ पानी पीने का कम है, तो वो साफ पानी पीने का खत्म हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन पानी पूरा कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग वाटर को बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब ये कभी खत्म नहीं हो सकता। तो फिर खत्म क्या हो सकता है? साफ पानी पीने का खत्म हो सकता है, क्योंकि वो लगभग हमारे पास 1% है, ठीक है। मतलब आप ये जरा इमेजिन करो कि इस पृथ्वी पे 70% वाटर है और 70% वाटर में मात्र 1% ही हमारे यूज के लायक है। तो उसी 1% पानी को बार बार बचाने के ऊपर जोर दिया जाता है। लेकिन यदि ओवरऑल बात करें वाटर का, तो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता, ये बार बार रिन्यू होता रहता है वाटर साइकिल के थ्रू। आगे, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। 3/4 का मतलब वह सिंपल सा 4 कोने में से 3 कोना पानी से भरा हुआ है। आप इसको सिंपल सा ऐसे समझो, यदि 100% हमारे पास पानी है, 100%, तो 100% में से लगभग आप बोल सकते हैं 75% पानी है। मतलब 100% यदि हमारा ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पे 100% में से 70% या फिर 75 बोल लो आप, वाटर है, और 25% बस जमीन है, लैंड है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि यदि हमारे इस पृथ्वी को 4 पार्ट में बांट दिया जाए, तो 4 पार्ट में से 3 पार्ट केवल और केवल पानी से भरा हुआ है, ठीक ना। लगभग आप बोल सकते हो 70% के आसपास हमारे पास वाटर है। ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर दैट कैन बी यूज। पानी तो हमारे पास बहुत है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा ही केवल हम लोग अपना इस्तेमाल कर पाते हैं फ्रेश वाटर के तौर पे, और वो लगभग कितना है पता है? 1%। मतलब यहाँ पे डाटा तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो हमको पता है आपको बताते हैं, वो हर जगह पे लगभग मेंशन है कि पृथ्वी पे लगभग 70% वाटर है, जिसमें से 1% वाटर ही केवल हमारे यूज के लायक है, मतलब हम लोग उसको केवल इस्तेमाल करते हैं। तो फिर 69% वाटर कहाँ पे है? समुद्र में है। जो कि नमकीन पानी, उसको हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। तो बेसिकली जो हमारा फ्रेश वाटर है, वो फ्रेश वाटर हम लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ का मतलब हुआ जो जमीन के ऊपर है। जमीन के ऊपर का मतलब जो इंडिया के
इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है उसके अंदर। एग्जाम्पल ये बोलना चाह रहा है आपका रिवर, रिवर आपका फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है। लेकिन फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर रिवर फ्रेश वाटर आप बोल रहे हैं, मतलब क्या उसके पानी को हम सीधा उठा के पी सकते हैं? पी तो नहीं सकते हैं, लेकिन रिवर के वाटर का इस्तेमाल हम लोग बहुत चीज़ों में कर सकते हैं। तो हालांकि वो पूरी तरीके से तो फ्रेश नहीं है कि डायरेक्टली उठाएं और नदी के पानी को पी लिए, लेकिन यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि नदी के पानी को हम लोग बस पी नहीं सकते डायरेक्टली, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग खेतों में, घरों में, है ना, कर सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस रन ऑफ का मतलब हो गया ये बेसिकली नदी के बारे में, तालाब के बारे में, झील के बारे में, नहर के बारे में, इनके बारे में ये बात कर रहा है जो जमीन के ऊपर आपको दिखता है। और अगला है हमारा फ्रेश वाटर का एग्जांपल ग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो दो रूप में पाया जाता है। पहला जमीन के ऊपर यानी कि नदी, तालाब, झील, पोखर ये सब, और दूसरा ग्राउंड वाटर यानी कि नीचे। तो ये दोनों हमारा फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे वाटर इज कॉन्टिन्यूसली रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू दी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये बेसिकली बात कर रहा है वाटर साइकिल का। तो जो कि हम लोगों ने बचपन क्लास में पढ़ा था, क्लास 4, 5, 6, 7 वगैरह में, कि वाटर हर बार अपने आप को क्या करता रहता है, रिन्यू करता रहता है। मतलब वाटर साइकिल के थ्रू पानी आसमान से नीचे आता है, फिर नीचे से एवोपरेट होकर पानी ऊपर चला जाता है, बादल बनता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, इस प्रकार का चलता रहता है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली वाटर को लेकर आपको इतना बात ध्यान रखना है कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक ना, वो बार बार अपने आप को रिन्यू करता रहता है। हाँ, यदि खत्म हो सकता है कुछ तो वो फ्रेश वाटर खत्म हो सकता है। ठीक ना, वो गंदा होता रहता है, डेली गंदा हो भी रहा है, और वो एक टाइम पे फ्रेश वाटर हमारा गंदा हो जाएगा। मतलब फ्रेश वाटर घट सकता है, लेकिन ओवरऑल यदि बात करें पूरे वाटर का तो वाटर कभी खत्म नहीं हो सकता, ना घट सकता है ना बढ़ सकता है, क्योंकि वाटर अपने वाटर साइकिल के थ्रू अपने आप को बार बार वो रिन्यू करता ही रहता है। उसके बाद इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है ये कि पृथ्वी पे 70% वाटर है, जिसमें से 69% वाटर हमारे यूज के लायक ही नहीं है, जो कि समुद्र का पानी है, नमकीन पानी होता है, जो किसी इस्तेमाल के लायक नहीं है हमारा। और जो 1% हमारा वाटर बचा वो हमारा फ्रेश वाटर है, यानी कि फ्रेश वाटर का मतलब हो गया नदी वाला पानी, झील, तालाब, पोखर, ये सब हो गया हमारा, और ग्राउंड वाटर। तो ये सब हमारे फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है, मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आइए, तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। आइए हम लोग अपने चैप्टर के सबसे फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक का नाम है वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अच्छा, एक बात हमने आपको शायद बताया नहीं, लेकिन आपको बता देते हैं, शायद हम भूल गए होंगे। इस चैप्टर में आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, मतलब हर चैप्टर में हम आपको बताते चल रहे हैं कि चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर का यदि हम लोग केवल बात करें, पर्टिकुलरली इस चैप्टर का बात करें, तो इस चैप्टर में आपको पूरा चीज़ पढ़ना है। पूरा जो आपका ये चैप्टर में जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सब कुछ पढ़ना है। कहने का मतलब है कि सीबीएसई ने इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया है, तो आपका ये चैप्टर पूरा एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसलिए इसको पूरा दे रहा है सीबीएसई आपके एग्जाम में, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा सिंपल है, आसान है, छोटा है, इसीलिए। ठीक ना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछला चैप्टर अपना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नेचुरल रिसोर्स, ऐसा करके कुछ था चैप्टर हमारा 2nd नंबर, उसमें जो डिलीटेड था वो हमने आपको बता दिया। तो इसमें कुछ डिलीटेड नहीं है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर का सबसे फर्स्ट पॉइंट, मतलब फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी का मतलब हो गया पानी का कमी होना। तो इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि पानी आज कम क्यों हो रहा है, मतलब पानी आज जो फ्रेश वाटर है वो बेसिकली घट क्यों रहा है। ध्यान रखना है, जब भी हम आपके सामने बात बोलेंगे कि पानी खत्म हो रहा है, इसका मतलब आपको ये मानना है कि खत्म किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, फ्रेश वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल वाटर का यदि हम बात करें तो वाटर कभी खत्म नहीं हो सकता। जितना वाटर हमारे पास 70% है, 70% ही वाटर रहेगा, ना घट सकता है ना बढ़ सकता है, वो उतना ही रहेगा। लेकिन यदि कुछ पानी घट सकता है, बढ़ सकता है, तो वो फ्रेश वाटर का बात होगा। ठीक ना, तो वाटर स्कैरसिटी का मतलब हुआ यहाँ पे कि आखिर पानी क्यों खत्म हो रहा है। तो पानी खत्म हो रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे कि फ्रेश वाटर क्यों खत्म हो रहा है। ठीक ना, तो ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्या कारण है पानी खत्म होने का, पानी बर्बाद होने का, पानी खराब होने का क्या कारण है, वो भी हम लोग समझेंगे। एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, और पानी को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, मतलब कंजर्वेशन का मतलब पानी को बचाना क्यों जरूरी है, और उसका मैनेजमेंट क्यों करना जरूरी है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर। मतलब पानी का कमी क्यों हो रहा है और पानी को बचाना कैसे है, सब कुछ हम लोग इसी के अंदर पढ़ेंगे। और जब भी हम वर्ड बोलेंगे पानी, इसका सिंपल सा मतलब हो रहा है फ्रेश वाटर का बात हम कर रहे हैं, मतलब नदी का बात हो रहा है,
तालाब का, झील का, ग्राउंड वाटर का, इसका बात हो रहा है। समुद्र के पानी का बात नहीं होगा क्योंकि उसका इस्तेमाल हम लोग ऐसे भी नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सही बात है, मतलब पानी का जो लेवल है कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि पानी कहीं पे कम पाया जाता है तो पानी कहीं पे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे यहाँ पे वुमेन ऑफ राजस्थान हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गेट वाटर। आज भी हमारे इंडिया के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है राजस्थान। वहाँ पे महिलाएं आज भी अपने घर के लिए पानी लाने जाती हैं अपने घर से बहुत दूर। क्यों? क्योंकि उनके घर से बहुत दूर एक पब्लिक वेल है। पब्लिक वेल मतलब एक आम कुआं है जिससे वो लोग पानी भर के अपने घर लेके आते हैं, या फिर अपने घर से बहुत दूर एक हैंडपंप है तो वहाँ से वो लोग पानी लेने जाते हैं। मतलब आप यहाँ से साफ समझ सकते हैं कि इंडिया में हर जगह पे वाटर का लेवल बराबर नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत कम है। एग्जाम्पल आपका राजस्थान हो गया। अगला, वाटर स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, excessive use of water and unequal access of water among different social group। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर पानी का इतना ज़्यादा समस्या क्यों है? कौन सा पानी, फ्रेश वाटर या कोई भी वाटर? फ्रेश वाटर का बात हो रहा है, ठीक ना। तो पानी का इतना ज़्यादा कमी क्यों है? देखो यहाँ पे रीजन बताया गया है कि वाटर स्कैरसिटी यानी कि जो पानी का कमी है इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। पानी का जो कमी है वो पहला कारण किसके वजह से? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जितना जरूरत है उससे ज़्यादा ही पानी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा फ्रेश वाटर बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला कारण हो गया पानी के कम होने का, कि जितना ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ज़रूरत है मान लो 2 बाल्टी पानी का, 10 बाल्टी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मतलब है उसका, है ना। बिल्कुल बकवास चीज़ है ये। तो पहला जो कारण है पानी कम होने का, फ्रेश वाटर कम होने का, वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। उसके बाद है एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। एक्सेसिव यूज का ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि जितना मन कर रहा है उतना इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अगला है हमारा अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर। अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि कहीं पे पानी ज़्यादा है तो पानी कहीं पे कम है। जहाँ पे पानी कम है वो डेली इस्तेमाल हो रहा है तो वो और कम हो जाएगा। तो ये 3 मेन कारण है पानी के कम होने का, है ना। और ये एक चीज़ आप इसमें और ऐड कर सकते हैं अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर में, कि कोई अमीर आदमी है तो उनके पास पानी भी बहुत है क्योंकि उनके पास सुविधा है, और जो गरीब आदमी है वो अपने घर में एक हैंडपंप तक लगवा नहीं पा रहा है। तो यही पानी का कमी है, लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे, वाटर स्कैरसिटी इज ऑल्सो कॉज्ड बाय लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर। एक समस्या और है पानी के खत्म होने का, कि लगातार हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। अब भाई डेली जनसंख्या बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या बढ़ेगा तो उसको पानी का भी जरूरत पड़ेगा, तो पानी का जरूरत उनको डेली पड़ेगा, जिसके वजह से पानी कम होगा, कम बचेगा हमारे पास पानी। तो पानी का घटना, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा एक्सेसिव यूज, तीसरा अनइक्वल एक्सेस, मतलब किसी के पास पानी बहुत ज़्यादा तो किसी के पास बहुत कम है। और एक कारण इसमें आप और ऐड कर सकते हैं कि पॉपुलेशन, बढ़ता हुआ पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है वाटर के कम होने का। ठीक ना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो लोग पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पानी हमारे पास बचेगा बहुत कम। आगे, अ लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मोर फूड। मतलब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो पानी ज़्यादा अपने घर में इस्तेमाल तो करेगा ही करेगा। जैसे मान लो जनसंख्या बढ़ गया तो वो नहाने में पानी इस्तेमाल करेगा, खाने में पानी इस्तेमाल करेगा, पीने में करेगा। मतलब जनसंख्या बढ़ने से घरों में तो पानी का इस्तेमाल होता ही होता है, जो आप अनाज उपजाएंगे उसमें भी पानी का जरूरत क्या करेगा, ज़्यादा लगेगा। मतलब जहाँ पहले आप 1 बीघा ज़मीन में खेती करते थे अब आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा करने का मतलब उस पर पानी भी देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जनसंख्या बढ़ने से पानी का नीड भी बढ़ता है, यानी कि पानी हमारा घटेगा, अल्टीमेटली बढ़ेगा नहीं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जनसंख्या बढ़ने से पानी भी बढ़ जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जनसंख्या बढ़ेगा तो पानी हमेशा घटेगा, क्योंकि ज़रूरत पानी का ज़्यादा है लोगों को, और पानी जब इस्तेमाल होगा तो पानी घटेगा, बढ़ेगा कहाँ से। आगे, तो पॉपुलेशन बढ़ना भी एक प्रॉब्लम ही है पानी को लेकर। आगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर इज ह्यूज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज।
देखो, जब आज़ादी मिला हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से हमारा भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद इंडिया में ना बहुत सारे फैक्ट्री लगाए गए, इंडस्ट्री लगाए गए। उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हो गया ऐसा दौर इंडिया में, ऐसा समय इंडिया में जब फैक्ट्री इंडस्ट्री खूब लगाए गए। और ऐसा सबसे ज़्यादा कब हुआ इंडिया में? जस्ट आज़ादी के बाद। क्योंकि पहले तो हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगा रखे थे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अंग्रेज इंडिया को छोड़ के गया, वैसे हम लोगों को फ्रीडम मिला। और अब इंडिया के लगभग जो बड़े बड़े आदमी थे, उन्होंने इंडिया में अपना इंडस्ट्री लगाना शुरू किया। तो इसी दौर को हमने, इसी टाइम पीरियड को हमने कहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि इंडिया में उस समय पे भारी मात्रा में इंडस्ट्री वगैरह लग रहे थे। उसके बाद अर्बनाइजेशन खूब हो रहा था। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है लोग अपने गाँवों को छोड़ के शहर में शिफ्ट हो रहे हैं रोजगार के तलाश में। कोई रोजगार के तलाश में, कोई बढ़िया शिक्षा के तलाश में, कोई बढ़िया हेल्थ उसका अच्छा हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए उसके लिए। तो उस समय पे इंडिया के अंदर ये देखा गया कि गांव के कई सारे लोग अपने गांव को छोड़ के शहर में आ रहे हैं बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर लिविंग के लिए। इससे हुआ क्या? शहर का जनसंख्या अचानक बढ़ गया। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे ना शहर में जनसंख्या बढ़ रहा है, उससे दिक्कत नहीं था। दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत यह है कि जिस लेवल से, जितने रफ्तार से इंडस्ट्री इंडिया में लगाए जा रहे थे, उतने ही रफ्तार तरीके से, उतने ही भयंकर तरीके से इंडिया के नदियों को, इंडिया के तालाबों को, इंडिया के समुद्र को बर्बाद किया जा रहा था। हो क्या रहा था आप ऐसे समझो, इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, हर प्रकार का इंडस्ट्री लगाया जा रहा है, केमिकल बनाने वाला भी, पेपर बनाने वाला, कपड़ा बनाने वाला, टायर बनाने वाला, हर प्रकार के इंडस्ट्री इंडिया में लगाए जा रहे थे। और हर इंडस्ट्री में वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है। और वो लोग करते क्या थे? अपने वेस्ट मटेरियल को लिक्विड में कन्वर्ट करके ऐसे ही नदी में बहा देते थे, ऐसे समुद्र में बहा दिया, तालाब में बहा दिया। इससे होता क्या था कि हमारा जो फ्रेश वाटर है, यानी कि जो नदी का पानी है, वो बहुत गंदा होता था। और उस समय पे इंडिया हमारा अभी तुरंत आज़ादी हुआ था, तो इंडस्ट्री के ऊपर उतना ज़्यादा कोई रोक टोक लगाने वाला भी नहीं था, मतलब गवर्नमेंट भी उतना टाइट नहीं था। लेकिन बाद में ये देखने को मिला कि यार जितना रफ्तार से हमारे लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उतना ही रफ्तार से ये लोग अपने वेस्ट मटेरियल को लिक्विड में कन्वर्ट करके कहाँ बहा दे रहा है? नदी में बहा दे रहा है। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा कि सर लिक्विड बना के क्यों बहा रहे हैं ये लोग? ऐसे भी फेंक सकते हैं। ऐसे फेंकना यदि होगा तो उनको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट देना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ, तो वो लोग क्या करेंगे? यदि बाहर फेंकेगा तो गाड़ी मंगाओ, लेबर को बोलो, उसमें लोड करो, फिर जाके बाहर में फेंकोगे तो पैसा लगेगा। ये लोग क्या करते थे? अपने यहाँ पे उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया और अपने फैक्ट्री से एक चैनल बना दिया, एक पतला सा नाला बना दिया नदी की ओर, सीधा एक ही बार में बहा दिया। सारा गंदा पानी कहाँ चला गया? नदी में चला गया। नदी का पानी हमारा बर्बाद हो गया। तो बाद में सरकार को ये देखने को मिला कि यार जिस तरीके से हमारे इंडिया के लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसी तरीके से लोग इतने ही रफ्तार में नदी भी गंदा कर रहे हैं। फिर बाद में सरकार का ये आँख खोला कि नहीं, इन सारे इंडस्ट्री के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, यानी कि पाबंदी लगाना पड़ेगा। और बाद में हम लोग जाके आगे पढ़ेंगे कि सारे इंडस्ट्री के ऊपर एक सरकार ने सख्त निर्देश दिया कि कोई भी आदमी यदि पोल्यूशन को इसे, मतलब अपने वेस्ट मटेरियल को इसे बहाया, तो उसके ऊपर फाइन लगेगा और हो सकता है कि उनका लाइसेंस भी सीज हो जाए। तो ये अच्छा चीज़ था। लेकिन खैर आगे देखते हैं कि हम लोग पानी हमारा बर्बाद क्यों हो रहा था। तो पानी इसी वजह से बर्बाद हो रहा था कि इंडस्ट्री लगाए जा रहे थे और हर इंडस्ट्री वाले लोग अपने वेस्ट मटेरियल को लिक्विड में कन्वर्ट करके ऐसे बहा दे रहा था, जिसकी वजह से हमारा फ्रेश वाटर, यानी कि तालाब का, झील का, नदी का पानी बहुत गंदा हो रहा था। ओवरऑल कहने का मतलब हमारा फ्रेश वाटर खराब हो रहा था। ठीक है, आगे इंडस्ट्रीज आर दी हैवी यूजर्स ऑफ वाटर। उस समय पे जो वाटर का इस्तेमाल इंडस्ट्री खूब करता था। ठीक है ना? ह्यूज वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और पानी का इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इन सिटीज ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैज देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग सिस्टम टू मीट देयर वाटर नीड। बात करें शहरों का, तो शहर में अधिकतर लोगों के पास, कुछ लोगों के पास उस समय पे, और अधिकतर तो आज आप देखेंगे तो आज लगभग शहर में जितने भी घर हैं, हर घर में लगभग आपको पंपिंग सिस्टम दिख जाएगा। मतलब मोटर जनरेटर लगा रहता है, आपका टंकी भर जाता है ग्राउंड वाटर से, नीचे से पानी आता है, टंकी में पानी चला जाता है। तो ये लगभग आपको आज हर जगह पे देखने को मिलता है। मतलब जितना ही आसान तरीके से पानी हम लोगों को आज मिल जा रहा है, उतनी आसान तरीके से हम लोग पानी को गंदा भी कर दे रहे हैं। तो कोई नियम ही नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं।
दिस लीड टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर एंड कॉज डिप्लेशन ऑफ वाटर इन सेवरल सिटीज। मतलब हर घर में नल आ गया है, हर घर में ग्राउंड वाटर से पानी निकालने का सुविधा आ गया है मोटर के थ्रू। तो हर आदमी चाह रहा है कि जब इतना आसान तरीके से पानी मिल ही जा रहा है तो जैसे मन तैसे इस्तेमाल करो। इससे हो क्या रहा है, हमारा पानी का जरूरत, मतलब जितना जरूरत है लोगों को पानी का, उससे ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कई सारे शहर तो आज इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे पानी का मार वहाँ के लोग झेल रहे हैं। आप बहुत दुनिया का छोड़ दो एग्जाम्पल, आप अपने बिहार का एग्जाम्पल लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे बिहार में बाढ़ के टाइम पे बहुत सारे ऐसे जिले होते हैं जहाँ पे वो जिला मतलब बर्बाद हो जाता है पूरी तरीके से। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, हमारे बिहार में कुछ जिला है, हालांकि जिला तो बहुत है, लेकिन कुछ जिला है जो कि बाढ़ के टाइम पे पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। एग्जाम्पल सहरसा, सुपौल, भागलपुर, मुंगेर, पटना, है ना। ये सब कुछ ऐसा जिला है बिहार का जो कि बाढ़ के टाइम पे एकदम बह जाता है, मतलब पानी का कोई कमी नहीं होता। वहीं आप एग्जाम्पल ले लो बिहार के कुछ ऐसे स्टेट का भी जहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत है, जहाँ पे गंगा नदी जाती ही नहीं है, कोई नदी ही नहीं जाती है उधर। एग्जाम्पल बांका, जमुई, है ना। मतलब ये कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि यार पानी कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो लोग उसका कीमत समझ नहीं रहे हैं, और पानी कहीं पे कम है तो लोग उसका कीमत समझ भी रहा है तो पानी उसको मिल नहीं पा रहा है ना। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि पानी थोड़ा हिसाब से इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ भी पानी मिल सकता है जहाँ पे पानी नहीं है। ग्राउंड वाटर यदि लेवल में रहेगा तो वैसी बात है पानी सबको मिलेगा, लेकिन ग्राउंड वाटर का ऊपर नीचे होने की वजह से पानी कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो पानी कहीं पे बहुत कम है। तो ये समस्या हम लोगों को देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन तो यही निकलता है कि पानी का इस्तेमाल सही से करिए, सिंपल सी बात है। सम एरियाज हैव सफिशिएंट वाटर बट स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। वही बात है, यहाँ पे बोला गया है कि कुछ एरिया के पास पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद उसको पानी का समस्या झेलना पड़ता है। एग्जाम्पल आपका बिहार, बिहार में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे पानी है ही नहीं, सूखा पड़ गया पूरा ग्राउंड वाटर, ठीक ना। तो वो सिस्टम है यहाँ पे। दिस स्कैरसिटी मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। और कहीं पे पानी यदि है भी तो पानी बहुत गंदा निकल रहा है ज़मीन से। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि कहीं पे पानी पीने लायक बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत कम है ना। आगे, और कहीं पे यदि है भी तो गंदा पानी है, ठीक है। आगे, मच वाटर मे बी पोल्यूटेड बाई केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स विच इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो हमारा ग्राउंड वाटर गंदा हो रहा है वो गंदा हो रहा है केमिकल की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से, फर्टिलाइजर की वजह से, जो कि हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपने खेतों में क्या डालते हैं, केमिकल डालते हैं, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डालते हैं। वो केमिकल बाद में गल के पिघल के लिक्विड बन के अल्टीमेटली जाता कहाँ है, जमीन के नीचे ही जाता है। और जमीन के नीचे ऑलरेडी हमारा क्या रखा हुआ है, ग्राउंड वाटर रखा हुआ है। उस ग्राउंड वाटर से जब ये जहरीला केमिकल वगैरह मिलता है तो हमारा ग्राउंड वाटर भी जहरीला हो जाता है, और उसको जब हम लोग पीते हैं तो गंदा पानी निकलता है। गंदा पानी पीते हैं और गंदा पानी पीने से अक्सर आप बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ कारण है जिसके वजह से हमारा फ्रेश वाटर कहीं ना कहीं आज खत्म होता जा रहा है। आगे, दिस इज द टाइम टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज, टू सेफगार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स एंड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए, हम लोग ना आज जी रहे हैं 21st सेंचुरी में, यानी कि 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं। और ये सेंचुरी इतना खतरनाक सेंचुरी है जिसमें पानी का सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है। मतलब आप साइंटिस्ट का डाटा उठा के देखोगे या फिर अपने इंडिया के गवर्नमेंट का डाटा उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 21st सेंचुरी में जितना पानी के साथ खिलवाड़ हुआ है उतना खिलवाड़ कभी भी किसी के साथ हुआ ही नहीं था। तो ऑब्वियस ये बात है, सबसे ज़्यादा पानी को बचाने का ज़रूरत भी कब है, अभी ही है। तो यही वो टाइम है जब आप पानी को हर पॉसिबल तरीका अपनाइए जिससे बचाया जा सके। नहीं तो हो सकता है कि 21st सेंचुरी में ही आपको आगे जाके पानी ना मिले, 22nd सेंचुरी का तो बात ही फिर छोड़ दो। यानी कि आने वाले जनरेशन पानी को इस्तेमाल कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो भी फ्रेश वाटर, वो तो अलग बात है। 21st सेंचुरी में ही हम लोग पानी इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं, वो समस्या हम लोगों को दिख रहा है आज के टाइम पे। तो ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन यही है कि पानी का इस्तेमाल सही से होना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करिए ताकि उसको भी मिल सके जिसके पास पानी का नामो निशान तक नहीं है, ठीक है।
अगला टॉपिक है हमारा मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट। तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का मतलब सिंपल सा हम लोग इसमें बात करेंगे डैम के बारे में। डैम जो है ना, एक मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट होता है। मल्टीपर्पज का मतलब हुआ सिंपल सा कि एक डैम केवल ऐसा, डैम हम लोग किस चीज़ के लिए जानते हैं। यदि आपके सामने हम बोलेंगे डैम, तो डैम सुन के आपके मन में क्या आता है बताइए जरा, सोचो जरा। डैम, जैसे आप आपको बोलते हैं कि गंगा नदी में एक डैम बना दिया गया, मान लो, तो आप क्या समझते हो डैम से? डैम से क्या क्या किया जाता होगा, जरा इमेजिन करो। वाटर को स्टोर करना, और क्या आता है आपके माइंड में? सोचो जरा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, बिल्कुल सही बात है, वही चीज है। मतलब मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पे यह है, डैम के बारे में बात हो रहा है बेसिकली। आगे हम लोग बात करेंगे भी। तो डैम जो है ना, वो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज का मतलब हो गया कि डैम से एक फायदा नहीं होता है, डैम बनाने से कई सारे फायदे होते हैं। एग्जांपल आपको बताते हैं, हालांकि डिटेल में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फायदा जो हम लोगों को डैम से मिलता है वो बताते हैं आपको। पहला चीज, डैम क्या करता है? वाटर को स्टोर करता है, पहला काम। डैम क्या करता है? बिजली बनाता है। एक डैम के नीचे टरबाइन लगा रहता है, वहां पे वो टरबाइन घूमता है, उसके ऊपर पानी गिरता है, तो बिजली हमारा प्रोड्यूस होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि डैम से वाटर स्टोर होता है, पहला बात। डैम से बिजली बनता है, दूसरा बात। और डैम फ्लड को कंट्रोल करता है, यानी कि बाढ़ को आने से बचाता है, तीसरा बात। और डैम क्या करता है? डैम फिशिंग को बढ़ावा देता है। मतलब जब आप डैम में पानी को रोकते हैं, तो उस डैम के पीछे जो पानी हमारा इकट्ठा हुआ है, वहां पे केवल पानी नहीं है, वहां पे फिश भी है। तो बहुत सारे लोग वहां से मछली पकड़ के अपने घर परिवार को भी चलाते हैं। पांचवा काम, उस डैम के पानी में, जब डैम के पानी में बहुत पानी बढ़ जाता है, तो उस पानी का इस्तेमाल लोग अगल बगल में खेती में भी कर लेते हैं। समझ रही है बात? तो ये तो 5 मेन यूज हो गया डैम का, ये तो बहुत कम है, आगे हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का मतलब है कि ये डैम के बारे में बात कर रहा है। तो डैम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है आज। अगला, एन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट। मतलब इसका ये हो गया कि सरकार के द्वारा कई सारे, मतलब वाटर को मैनेज करने का, वाटर को बचाने का कई सारे तरीके लाए जाते हैं, जिससे पानी हमारा मैनेज हो सके। तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या बात लिखा हुआ है। तो ज्यादातर तो बात हम लोग इसमें डैम के बारे में ही करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, अर्लियर डैम्स वेर बिल्ड टू कलेक्ट रिवर वाटर एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड। देखो, आज से 40 साल 50 साल पीछे यदि हम लोग जाएं, उस समय जो डैम बनाए जाते थे ना, उस समय पे डैम बनाने का एक ही मोटिव होता था, मतलब एक दो मोटिव बड़ा सिंपल सा होता था। वो मोटिव ये होता था कि टू कलेक्ट रिवर वाटर, यानी कि नदी के पानी को कलेक्ट करना है, उसको बहने नहीं देना है आगे। पहला ये यूज होता था उस समय पे डैम का। दूसरा, जो रेन वाटर है, जो बरसात का पानी है, उस बरसात के पानी को भी रोक दिया जाए, ताकि उस डैम के बगल में जो भी आसपास खेत है, उस खेत में पानी को डाल दिया जाए, खेती करने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। तो आज से 40 साल 50 साल पहले का यदि आप डैम देखेंगे, तो जो डैम बनाए जाते थे इसी मोटिव से बनाए जाते थे कि नदी के पानी को, बरसात के पानी को रोकना है और उस पानी का इस्तेमाल खेतों में कर देना है, खेतीबाड़ी करने के लिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि आज का जो डैम है, क्या इसी पर्पज के लिए बनाया जाता है या कुछ और भी पर्पज होगा इसका? कुछ और भी है, कई सारे पर्पज है। टुडे लेकिन आज का बात करें तो टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेज, फ्लड कंट्रोल एंड फिश ब्रीडिंग। लेकिन आज के तौर पे यदि हम लोग बात करें तो डैम बनाया जाता है केवल इरिगेशन करने के लिए नहीं। हालांकि डैम के पानी को खेतों में तो डालना ही होता है, वो तो पहला उसका यूज हो गया। दूसरा यूज बिजली बनाने में, तीसरा घरों और इंडस्ट्री को पानी पहुंचाने के लिए, और बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, फ्लड को, और मछली का पालन करने के लिए। तो इतना सारा यूज है आज डैम का। डैम में जो वाटर आता है वो फ्रेश वाटर रहता है। हाँ, कह सकते हैं। मतलब डैम में जो वाटर है आपका फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब क्या? गए और उठा के पी लिया ऐसा पानी नहीं, मतलब नदी का पानी। और नदी के पानी को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? फ्रेश वाटर के कैटेगरी में रखते हैं। मतलब डैम में जो पानी है वो किसका पानी है? बरसात का पानी है, नदी का पानी है कि नहीं? और वो हमारा होता तो फ्रेश कैटेगरी में ही आता है। मतलब नदी का पानी, वाटर का, मतलब नदी का पानी, बरसात का पानी,
ये सब हमारे फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है, लेकिन डायरेक्टली उसको आप पी नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो जो डैम में हमारा पानी है वो फ्रेश वाटर ही है, नदी का पानी है, बरसात का पानी है, लेकिन उसको आप इस्तेमाल डायरेक्टली पीने के लिए नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा प्यूरिफाई किया जाता है, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि डैम का आज जो जरूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आगे, हैंड्स डैम्स आर नाउ रेफर्ड एज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो डैम को आज हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। और यदि कोई डैम को नदी में बनाया गया है तो उसको क्या बोल देंगे? मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। और ज्यादातर जो डैम वो नदी में ही बनाए जाते हैं, समुद्र में बना के क्या करोगे आप, है ना। तो नदी में ही ज्यादातर डैम बनाए जाते हैं, रिवर में। आगे बढ़ते हैं, तो डैम को आप क्या बोल सकते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बनाया जाता है केवल एक पर्पज के लिए नहीं, कई सारे पर्पज के लिए, बहुत सारे जरूरत उनसे पूरे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस सतलज बीज रिवर बेसिन, बेसिकली सतलज रिवर का बात हो रहा है। द वाकरा नंगल डैम प्रोजेक्ट वाटर इज यूज्ड फॉर बोथ हाइडल पावर प्रोडक्शन एज वेल एज इरिगेशन। यहाँ पे जो केवल सतलज रिवर के बारे में बात हो रहा है कि सतलज रिवर में जो भाखरा नंगल डैम बनाया गया, उस डैम का नाम क्या है? मतलब जो डैम सतलज रिवर में बनाया गया उस डैम का नाम है भाखरा नंगल डैम। इस डैम का क्या काम है? वहां पे इस डैम का काम है बिजली बनाना और आसपास के खेतों में पानी पहुंचाना। ये तो एक एग्जाम्पल है बस, ऐसा एग्जाम्पल हमारे इंडिया में हजारों है जहां पे डैम बनाए गए हैं और उस डैम का इस्तेमाल कई सारी चीजों के लिए किया जाता है। आगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स were launched after independence with a perspective of development and progress। यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का बेसिकली बात कर रहा है किसका? डैम का। तो इंडिया में सबसे ज्यादा डैम कब बनाए गए होंगे बताइए? अंग्रेजों के टाइम पे या आजादी मिलने के बाद? और वैसे बात है, आजादी मिलने के बाद। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अंग्रेज हमारे इंडिया में इतना बड़ा बड़ा डैम वो क्यों बनाएगा? उसको इंडिया में डेवलपमेंट थोड़ी करना है, वो तो लूटने के लिए आए थे। तो कभी आपको लगता है हमारे बेनिफिट के लिए डैम बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे। तो अंग्रेजों के टाइम पे डैम बहुत कम बने हैं, लगभग ना के बराबर। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों को समझ में आया कि भैया डैम से भी बहुत सारे लोगों का पालन पोषण किया जा सकता है, डैम का बहुत यूज है। तो आज़ादी के बाद कई सारे डैम हमारे इंडिया में बनाए गए हैं, ठीक है। इस विचार से, इस माइंडसेट से कि इसका इस्तेमाल आगे इंडिया को ग्रोथ करवाने के लिए काम आएगा, मतलब इंडिया प्रोग्रेस कर सके, इसके लिए डैम का भी एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। तो डैम बहुत सारे बनाए गए, लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बनाए हैं। आगे, जवाहरलाल नेहरू प्राउडली सेड दैट डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया सीबीएसई में कि किस व्यक्ति ने कहा था कि डैम जो होता है वो मॉडर्न इंडिया का टेम्पल है। मतलब आज के टाइम का जो इंडिया है, इस इंडिया का मंदिर है कौन? डैम। समझ में आ रही है बात? मतलब जवाहरलाल नेहरू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से, यानी कि डैम से इतना खुश थे कि उन्होंने एक अच्छा बात बोला डैम के बारे में कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब आज का जो इंडिया है इसका मंदिर है कौन? डैम। समझ आ रही है बात? मंदिर कहने का मतलब वो एक पॉजिटिव सेंस में बता रहे थे कि डैम का इस्तेमाल आज ज़्यादा होता है, जिसके वजह से कई सारे लोगों का घर टिका हुआ है। जैसे डैम के पानी में, मतलब डैम के पीछे जो पानी स्टोर किया रहता है उसमें मछली भी होते हैं, उस मछली को पकड़ के कई सारे लोग अपना घर परिवार चलाते हैं, मार्केट में बेचते हैं उसको। उस पानी से कई सारे लोग अपने खेतों में पानी डालते हैं, खेती अच्छा होता है। तो खुश होकर डैम से जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट बोला था कि डैम जो है मॉडर्न इंडिया का क्या है? टेम्पल है, ठीक ना। आगे, अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, डैम्स would integrate development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy। एक बात यहाँ पे और जवाहरलाल नेहरू का कहना है, जवाहरलाल नेहरू जी का ये भी कहना था कि डैम से क्या होगा पता है? डैम से हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर बढ़ेगा, क्योंकि पानी मिलेगा खेतों को। तो डैम से इंडिया में एग्रीकल्चर बढ़ेगा, पहला बात। दूसरा बात, विलेज इकोनॉमी भी बढ़ेगा। विलेज इकोनॉमी का मतलब है कि उस डैम के पानी को लोग अपने घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग पर्पज के लिए। तो गांव में पानी इस्तेमाल होगा तो गांव भी हमारा फलेगा फूलेगा, तो गांव भी बढ़ेगा, आगे एग्रीकल्चर बढ़ेगा, गांव हमारे आगे निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात, तेजी में इंडस्ट्री हमारे लगेंगे। तेजी में इंडस्ट्री लगने का मतलब है कि इंडस्ट्री को पानी भी चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? उसको डैम से ही मिलेगा।
तो इंडस्ट्री भी लगेंगे, और सबसे बड़ी बात हमारा शहर ग्रो करेगा। अर्बन इकोनॉमी का मतलब है कि शहर भी डेवलप करेगा। ओवरऑल जवाहरलाल नेहरू अपने इसी स्टेटमेंट में वो ये कहना चाह रहे हैं कि डैम यदि होगा तो ओवरऑल हमारे इंडिया का ही डेवलपमेंट होना है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला, ये जो हमने पढ़ा ये तो हो गया डैम का फायदा, कि डैम से क्या क्या फायदा है। ओवरऑल देखा जाए तो डैम से इंडिया को क्या होना है, प्रोग्रेसिव होना है, इंडिया को तरक्की ही मिलेगा उससे। लेकिन क्या लगता है आपको कि डैम का केवल अच्छाई है, क्या उसका कुछ खराबी नहीं होगा? खराबी भी है। हर चीज़ का अच्छाई होता है तो उसका खराबी भी होता है। तो क्या है, देखो, सम प्रॉब्लम्स में अकर ड्यू टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स विच आर एज फॉलोज। कहने का सिंपल सा मतलब है कि कुछ समस्या है जो कि डैम के वजह से देखने को मिलता है। क्या समस्या है भाई? आइए देखते हैं क्या समस्या है। पहला चीज, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कई सारे पॉइंट हम आपको बताएंगे। कई सारे पॉइंट कम से कम आपको याद नहीं रहे तो कम से कम 6-7 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि डैम के वजह से हम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है। इसको सवाल कैसे पूछेगा और घुमा के बोलेगा व्हाट आर द डिसएडवांटेज, या फिर व्हाट आर द ड्रॉबैक, या फिर व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डैम, या फिर व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो वो बेसिकली डैम के बारे में ही बात कर रहा है, उसका क्या नुकसान है उसका देखते हैं। पहला चीज, डैम्स में अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर। डैम की वजह से होता क्या है ना, डैम बेसिक होता क्या है आप वो समझो। नदी के बिल्कुल बीचों बीच आप डैम को बनाते हैं। इससे होता यह है कि जो नदी का नेचुरल फ्लो है, जिस फ्लो में वो बहता है उस फ्लो को आप क्या कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। जिसके वजह से कई बार क्या होता है, नदी अलग अलग रास्ता अपना खुद का बहने के लिए बना लेता है। ठीक, मतलब नदी को जिस रास्ते में बहना चाहिए था उस रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच आपने क्या कर दिया, डैम बना दिया। इससे क्या होता है, नदी बहने के लिए अपना अलग अलग रास्ता बना लेता है। मतलब जहां से नदी को नहीं गुजरना चाहिए था उस इलाके से भी नदी का पानी गुजरने लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे क्या आ गया, तरीके से बाढ़ आ गया, है कि नहीं। ये पहला समस्या। आगे, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द डैम। अब होता क्या है, डैम में बेसिकली आप क्या करते हैं, नदी के पानी को रोक देते हैं। तो एक तरफ आपका डैम है और डैम के पीछे नदी का पानी है, तो सारा नदी का पानी कहाँ पे जाकर इकट्ठा हो रहा है, डैम के पीछे। और हमने आपको चीज़ बताया है कि नदी का पानी जब बहता है तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, धूल, मिट्टी, बालू सब लेके चलता है। तो जब उस पानी को आप डैम में रोक दे रहे हैं तो सारा धूल मिट्टी भी जमा कहाँ होगा, डैम के पीछे। तो डैम के पीछे भारी लेवल में, बड़े लेवल में बालू, मिट्टी, धूल वगैरह जमा हो जाता है। और कई बार तो इतना जमा हो जाता है कि वो मिट्टी इतना बड़ा हो जाता है कि पानी ही, मिट्टी बड़ा होने की वजह से, पानी, मिट्टी ऊंचा होने की वजह से पानी अलग अलग डायरेक्शन में बहना स्टार्ट कर देता है। ठीक ना। तो डैम के नीचे, यानी कि डैम के नीचे, डैम के बगल में, डैम के पीछे साइड में जहाँ पे आपने पानी रोक के रखा है वहाँ पे सेडिमेंटेशन जमा हो जाता है। सेडिमेंटेशन मतलब वही छोटे छोटे धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू वगैरह वो सब जमा हो जाता है। कई बार तो इतना बड़ा जमा हो जाता है, इतने बड़े लेवल पे, कि सरकार को जेसीबी बुला के उस मिट्टी वगैरह को, बालू वगैरह को हटवाना पड़ता है ताकि वहां पे पानी ज्यादा इकट्ठा हो सके, बालू नहीं, मिट्टी नहीं। आगे, डैम्स में फ्रैगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक एनिमल्स टू माइग्रेट। अब देखो होता क्या है ना, एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं खास करके मछली, वो ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो तब करता है जब पानी में बहाव हो, मतलब पानी लगातार फ्लो करता रहे तब। लेकिन आप डैम में क्या कर दे रहे हैं, पानी को रोक दे रहे हैं। इसका मतलब क्या, एक्वेटिक एनिमल माइग्रेट कर पा रहा है? मतलब क्या एक्वेटिक एनिमल, मछली, एक जगह से दूसरे जगह पे जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है, एक ही जगह पे वो फंसा हुआ है। आप जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, आज तो ये ट्रेंड निकल गया है कि लोग अपने घरों में ना एक्वेरियम रखते हैं, उस एक्वेरियम में मछली पालते हैं। लेकिन कभी आप गौर करना, उस एक्वेरियम में लंबे समय तक मछली नहीं टिकता है, किसी कारण के बस वो मर जाता है। पता है क्यों? क्योंकि मछली को पसंद क्या है, वाटर में फ्लो, और उसको वो फ्लो पानी में मिलता नहीं है। वही छोटा सा एक्वेरियम है, उसी में वो दिन भर घूमता फिरता रहता है, वो फ्लो ना मिलने की वजह से मछली मर जाता है, मछली मर जाती है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि डैम में आप पानी को रोक के मछली के माइग्रेशन को रोक रहे हैं, मतलब मछली को आगे बढ़ने से आप रोक रहे हैं, जिसके वजह से मछली ग्रो अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, वो डेवलप नहीं कर पाएगा और वहीं पे वो मर जाएगा। ठीक ना। और जो एक्वेटिक एनिमल होता है उनको मूव करना बड़ा पसंद होता है, इसीलिए आप देखना मछली वगैरह पानी में हमेशा हलचल करता ही रहता है, क्योंकि उनको वो चीज़ पसंद है। और आप पानी में रोक के पानी को शांत कर दे रहे हैं, और शांत पानी में कभी मछली अच्छी तरीके से जिंदा नहीं रह सकता, उसको बहता पानी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये होता है हमारा तीसरा डिफिकल्टी, ये हो गया।
कई बार और क्या है देखो, डैम्स सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। होता क्या है बेसिकली, समझो यहाँ पे, डैम में आपने पानी को इकट्ठा किया और कई बार तो डैम में पानी इतना जमा हो जाता है कि अगल बगल में जो वेजिटेशन होता है, यानी कि जो हरियाली होता है, वो हरियाली हमेशा जब तक पानी डैम के पीछे कलेक्ट किया हुआ है तब तक वो वेजिटेशन, वो हरियाली पानी के अंदर ढका हुआ रहता है। और लंबे समय तक कोई चीज़ यदि पानी के नीचे ढका रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा और वहाँ से एक बदबू आने लगेगा। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि डैम के पीछे जब आप पानी को इकट्ठा करते हैं तो उस पानी का फ्लो कई बार इतना बढ़ जाता है, कई बार पानी इतना जमा हो जाता है कि आसपास के हरियाली वाले चीज़ों को, यानी कि पेड़ पौधों को भी पानी अपने अंदर समा लेता है और लंबे समय तक वो पेड़ पौधा पानी के अंदर रहता है, तो वो वहीं के अंदर ही अंदर वो सड़ गल जाता है, जो कि बिल्कुल ख़राब चीज़ है। इससे क्या हुआ, हमारे वेजिटेशन को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा, जो कि नहीं होना चाहिए था। आगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि डैम के बारे में बात हो रहा है। एंड लार्ज डैम्स हैव ऑल्सो बीन द कॉज ऑफ मैनी सोशल मूवमेंट्स लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द तहरी डैम आंदोलन। अब देखो, कई बार सरकार क्या करती है, डैम को बनाने के लिए लोगों को, मतलब कई बार ऐसा होता है कि सरकार डैम बनाती है लेकिन आसपास रहने वाले लोगों को डैम पसंद नहीं आता है। क्यों नहीं पसंद आता है? क्योंकि आसपास रह कौन रहा है, लोग रह रहे हैं। डैम में पानी बढ़ेगा तो बाढ़ सबसे पहले कहाँ आएगा, वही एरिया में आएगा, वही लोगों को सामना करना पड़ेगा मुसीबत का। मतलब सिंपल समझो, नदी के बगल में क्या लगता है, केवल खेती होता है क्या, खाली ज़मीन होता है? नहीं, गांव बसा हुआ होता है, कई तो शहर बसे हुए होते हैं। तो नदी के बिल्कुल बीचों बीच सरकार डैम तो बना देती है लेकिन इसका नुकसान सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है उस गांव को, उस शहर को जो उस नदी के बगल में था। क्यों झेलना पड़ता है? क्योंकि देखो, नदी के पानी को आप क्या कर रहे हैं, डैम बना के रोक रहे हैं। इसका मतलब है कि डैम के पीछे पानी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, बहुत इकट्ठा हो जाएगा। और अब मान लो जी गलती से बारिश हो गया भयंकर और डैम आपने नहीं खोला, मतलब पानी को आप बाहर नहीं निकलने दिए, तो आसपास वाले इलाके में बाढ़ जैसा सिचुएशन आ जाता है। तो बताइए सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? उसी को होगा जो डैम के नदी के आसपास रहते हैं। तो क्या कभी चाहेगा वो आदमी, वो गांव या फिर वो शहर के हमारे नदी के आसपास डैम बनाया जाए? कभी नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी समस्या डैम में आएगा तो सबसे पहले उन्हीं को झेलना पड़ेगा। तो उसी में हमारा एक इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि नर्मदा नदी में डैम बनाया जाने वाला था। इससे क्या होता, नर्मदा के फ्लो को रोका जाता और नर्मदा नदी के बगल में जो लोग रहते हैं, जो गांव बसा हुआ है, उनको नुकसान होता। तो उन लोगों ने इसको लेकर एक आंदोलन छेड़ दिया सरकार के खिलाफ कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, आप तो डैम बना देंगे, आपका काम निकल जाएगा लेकिन नुकसान तो हमको मिलेगा, आप देखने भी नहीं आएंगे बाद में। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का मतलब हो गया कि नर्मदा में डैम बनाए जाने वाले थे सरकार के द्वारा, जो कि यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। उसी प्रकार से एक और मूवमेंट है, तहरी डैम आंदोलन। तहरी डैम आंदोलन भी इसी प्रकार का है। अगला, दीज सोशल मूवमेंट्स आर लॉन्च्ड बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज बाय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम। इन प्रकार के मूवमेंट को क्यों लॉन्च किया जाता था? क्योंकि जितने भी आसपास लोग रहते थे उन सभी को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ता था। बाढ़ आ गया, आप कैसे रहोगे वहाँ पे? तो समस्या सबसे ज़्यादा इन्हीं को होगा। तो ये लोगों का कहना था कि भैया आप डैम बना देते हैं लेकिन कई बार पानी का इतना इकट्ठा हो जाता है डैम में कि हमारे इलाके में बाढ़ आ जाता है और हमको अपना इलाका छोड़ना पड़ता है। तो ये हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसीलिए ये लोग इस प्रकार का आंदोलन करते हैं। करना सही भी है इन लोगों का, है ना। तो सरकार को डैम कहाँ बनाना चाहिए? उस जगह पे बनाना चाहिए जहाँ पे पहला बात नदी का फ्लो अच्छा हो, पहला बात। दूसरा बात, जहाँ पे आसपास गांव शहर बसा हुआ नहीं हो दूर दूर तक, वहाँ पे डैम बनाए तो बढ़िया रहेगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। आगे, लोकल पीपल हैड टू गिव अप देयर लैंड, लॉस्ट देयर लिवलीहुड एंड देयर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज वाज नेग्लिजिबल। और कई बार तो डैम का पानी इतना भयंकर तरीके से बाढ़ लाता है कि लोगों का घर परिवार तो जाता ही है, बर्बाद होता ही है, उसका ज़मीन भी चल जाता है। क्यों ज़मीन चल जाता है? क्योंकि 5-5 साल 6-6 साल उसके ज़मीन पे पानी लगा ही रहता है। तो बताओ, जिस ज़मीन पे खेती हो सकता था उस ज़मीन पे भी केवल पानी पड़ा हुआ है, कोई
मतलब कोई वैल्यू है ज़मीन का? कोई वैल्यू नहीं है। तो लोगों का ज़मीन जा रहा है, लोगों का रोज़गार जा रहा है, लोगों का घर बह गया, कई सारे जानवर मारे गए, लोग मारे गए, तो ओवरऑल नुकसान तो लोगों को ही होता है जो आसपास रहते हैं। तो आंदोलन भी भाई वही लोग करेंगे आंदोलन, है ना। तो ये सब आपको समस्या बता रहे हैं जो कि डैम से होता है, ठीक ना। आगे अगला, सो the local people are not benefiting the multi-purpose projects and large dam। तो जो लोकल पीपल होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, डैम के आसपास रहते हैं अपने गांव में, उनको डैम से कुछ खास फायदा नहीं होता है, बल्कि नुकसान ही होता है उनको। आगे अगला, हाँ ये हो गया। समटाइम्स डैम्स क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेज एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्स। कई बार तो डैम के पानी को लेकर झगड़ा भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि डैम के बगल में 2 गांव हैं। डैम के एक गांव लेफ्ट में है और एक गांव राइट में, मतलब बीच में नदी है। एक तरफ मतलब बीच में नदी है और नदी के लेफ्ट में भी एक गांव है, नदी के राइट में भी एक गांव है। भाई उस डैम के पानी पे दोनों गांव का बराबर अधिकार है कि नहीं? कहानी समझना। मतलब मान लो नदी है, उस नदी के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एक एक गांव बसा हुआ है। उन दोनों के गांव के लोगों का पूरा अधिकार उस नदी के पानी पे, डैम पूरा अधिकार है। तो एक गांव वाला चाहता है कि हम इस नदी के मतलब इस डैम के पानी में मछली का पालन करेंगे। दूसरा गांव चाहता है कि नहीं, हम इस नदी के पानी को इस्तेमाल करेंगे अपने खेतों में डालने के लिए। तो दोनों में झगड़ा किस बात को लेकर है? इस बात को लेकर है कि यदि तुम इस नदी में, इस डैम के पानी में मछली पालोगे तो हमारा पानी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, क्योंकि मछली मरेगा तो महकेगा पानी, और उस महके हुए पानी को हम खेतों में नहीं डाल सकते हैं। तो कई बार डैम जो है ना, 2 गांव के बीच में लड़ाई का कारण भी बन जाता है। एक गांव चाहेगा कि मछली का पालन करेंगे इस डैम के पानी में, एक चाहेगा कि नहीं इस पानी का इस्तेमाल हम अपने खेतों में करेंगे। तो दोनों लड़ झगड़ लेता है इस प्रकार से। तो कई बार डैम का जो पानी है वो लड़ाई झगड़े का भी कारण बन जाता है, ठीक ना। आगे, also dams create inter-state disputes for the benefits of the multi-purpose project। कई बार तो डैम को लेके 2 स्टेट के बीच में झगड़ा हो जाता है। इसको ना आप ऐसे समझो, सिंपल सा, जैसे आप ऐसे समझिए। आपको एग्जांपल देते हैं अपने बिहार में जो गंगा नदी बहती है उसका। गंगा नदी उत्तराखंड से, यूपी से होते हुए हमारे बिहार में आती है, और बिहार से फिर वो नदी कहाँ जाती है? बंगाल जाती है। तो मान लेते हैं, सपोज करो कि बिहार में हमने क्या किया, गंगा नदी के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा डैम बना दिया। मतलब आप ऐसे समझो, बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, गंगा नदी के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा डैम बना दिया, और डैम बना के बिहार गवर्नमेंट ने सारा पानी गंगा का अपने बिहार में रोक लिया। क्या वो पानी गंगा नदी का बंगाल तक पहुंच पाएगा? तो बंगाल के किसान तो ऐसे ही मर जाएंगे, फिर उनको पानी नहीं मिलेगा तो खेती कैसे करेंगे वो? तो बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे बंगाल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट में झगड़ा होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, वो गंगा नदी है, जिस भी स्टेट से वो गुजरेगी सभी स्टेट का उस गंगा नदी पे बराबर अधिकार है। तो आप बिहार में डैम बना के उस गंगा नदी के पानी को रोक नहीं सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप नदी के बिल्कुल बीचों बीच डैम बना देते हैं तो आपके स्टेट को पानी का बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन दूसरे स्टेट के लोगों को पानी का बेनिफिट नहीं मिल पाता। इस वजह से 2 स्टेट का गवर्नमेंट आपस में लड़ झगड़ लेता है, फिर मामला कोर्ट में जाता है, फिर बोला जाता है कि नहीं भैया आप इस डैम को हटाओ, है ना। ऐसा हुआ है, मामला कई बार हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला, हाँ नेक्स्ट, लार्ज डैम्स आर अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। देखो, इंडिया में बहुत बड़े बड़े डैम भी हैं, बहुत छोटे छोटे डैम भी हैं। तो बड़ा से बड़ा डैम इंडिया में फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन कब जानते हो? जब बारिश हो जाता है तब। एक तो आपने क्या किया है, डैम में पानी रोक के रखा है नदी का, ऊपर से बारिश और ज़्यादा हो गया तो डैम का पानी का लेवल घटेगा कि बढ़ेगा? और बढ़ जाएगा। तो मजबूरन डैम को खोलना पड़ता है, और इतना भयंकर तरीके से पानी आगे बढ़ता है कि किसी किसी इलाके में तो बाढ़ आ जाता है। वही यदि डैम का पानी टाइमली छोड़ा जाता हल्का हल्का तो क्या डैम मतलब कभी बाढ़ आता? नहीं आता। मतलब आप सपोज करो बहुत बड़ा डैम है, उसके पीछे आपने नदी का पानी रोक रखा है, और अचानक एक दिन बारिश हो गया, बहुत बड़ा भयंकर बारिश हो गया। इससे क्या होगा?
पानी का मतलब डैम का यदि आप गेट नहीं खोलेंगे तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा और आसपास वाले इलाके में तो बाढ़ आएगा ही आएगा। और हो सकता है कि जहां पानी कभी पहुंचता ही नहीं था वहां भी पानी पहुंच के वहां का भी एरिया को वो तहस नहस कर दे। ऐसा हुआ है, कई बार हुआ ऐसा। आगे एक मिनट चलिए अगला। The floods have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion। जब बाढ़ आता है डैम के पानी की वजह से तो केवल आदमी का नुकसान नहीं होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होता, मतलब इन सभी का नुकसान तो होता ही है। कहने का मतलब मेरा ये है कि लाइफ का, प्रॉपर्टी का, इन सब का नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ मिट्टी पूरी तरीके से किसी जगह का बह के चला जाता है। इसको हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। मतलब किसी जगह का मिट्टी बड़ा उपजाऊ मिट्टी था, सारा मिट्टी पानी बहा के लेके चला गया, वहां पे खेती कभी नहीं हो पाएगा। तो ये सारे समस्याएं होते हैं। आगे, इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स गिव राइज टू अर्थक्वेक, वाटर बॉर्न डिजीजेज, पेस्ट एंड पॉल्यूशन। कई बार बड़े बड़े डैम के पीछे जब आप नदी के पानी को रोक देते हैं तो वो अर्थक्वेक का भी कारण बन जाता है, क्योंकि उस जमीन का जो प्रेशर वो क्या कर दे रहे हैं, आप पानी रोक के बढ़ा दे रहे हैं। तो वैसी बात है, धरती तो हिलेगा ही हिलेगा, है ना। मतलब अर्थक्वेक भी कई बार डैम के पीछे जो पानी इकट्ठा हो जाता है बड़े भयंकर लेवल पे, उस पानी का जो वजन है जमीन पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आपने पानी को रोक रखा है, तो उस वजन से कई बार धरती हमारा हिलने लगता है, मतलब उस आसपास के इलाके में अर्थक्वेक आ जाता है कई बार। दूसरा बात, वाटर बॉर्न डिजीजेज, यानी कि डैम के पीछे आप लंबे समय से पानी को रोक के रखे हैं तो पानी में क्या हो रहा है, धीरे धीरे गंदगी बढ़ रहा है, हमारा डेली मछली मल रहा है उसमें, तो बस पानी सड़ रहा है, गल रहा है, तो पानी से होने वाला बीमारी भी फैल जाता है। और सबसे बड़ी बात, पेस्ट, यानी कि पानी में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। और पोल्यूशन तो खैर होता ही है, समझ में आया बात। लेकिन पानी में, नदी में आप डैम नहीं बनाते हैं तो नदी का पानी क्या होता रहेगा, लगातार बहता रहेगा, एक फ्लो बना रहेगा उसमें, और इससे कभी भी अर्थक्वेक नहीं आएगा, आसपास के इलाके में बीमारी नहीं फैलेगा, पानी से होने वाली बीमारी नहीं फैलेगा, कीड़े मकोड़े पानी में नहीं होंगे, पोल्यूशन नहीं फैलेगा। समझा रही बात। जैसे एग्जाम्पल आप अपने बिहार का नदी लो, गंगा नदी का, गंगा नदी में आपको डैम देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए गंगा नदी में आप देखोगे हमेशा पानी बहता ही रहता है। तो गंगा नदी का पानी बहुत साफ है, कोई इसमें बीमारी नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। हाँ, हल्का पोल्यूशन है क्योंकि अलग अलग शहर से होकर गुजरती है, तो लोग अपना पोल्यूशन वहीं पे फेंकते हैं। नदी से, नाला से सारा पानी कहाँ जाता है, नदी में जाता है, तो पोल्यूशन है, लेकिन कोई कीड़े मकोड़े नहीं है नदी में, गंगा नदी में बीमारी नहीं है, है ना। अर्थक्वेक नहीं आता उससे, क्योंकि गंगा नदी का पानी लगातार फ्लो करता ही रहता है। इस तरीके से हमारे टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमारा बच रहा है, बस इसको कंप्लीट करके हम लोग अपने इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक का नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये हमारा एक बचा हुआ है जो कि पिछले क्लास में हम लोग नहीं किए थे। आज के क्लास में हम लोग इस टॉपिक को करके इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत सिंपल भी है और आसान है, तो इसको आप ज़्यादा रिवीजन में टाइम मत दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कोई भी सवाल आ जाए, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता हो तो उसके जैसा ही कुछ यदि आप लिख देंगे तो आपको इसमें अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता है। मतलब कि ये चैप्टर ज़्यादा आपका कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेना है और इस चैप्टर पर आपको कमांड आ जाएगा। ज्योग्राफी में कुछ चैप्टर ऐसा है जो कि ज़्यादा आपसे रिवीजन के लिए टाइम नहीं मांगता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 2, उसमें भी उतना टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर आपका 3 जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये अभी इसमें भी उतना टाइम देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 चैप्टर ऐसा है जो कि कम रिवीजन करके भी आपका काम निकल जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ आसान टॉपिक है, हर चीज़ आपका इसमें सिंपल है। लेकिन जैसा कि आपने देखा चैप्टर नंबर 1 वो थोड़ा सा रिवीजन का ज़रूरत है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भूलने के लायक है, तो वो सब आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब है कि जो चैप्टर छोटा है, थोड़ा आसान है, उसमें आप कम टाइम भी देंगे तो काम चल जाएगा, और जो चैप्टर बड़ा है वहाँ पे अपना बचा हुआ टाइम दीजिए तो आपका अच्छा रिवीजन फिर माना जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक का नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है। शुरू करते हैं आज का क्लास अपना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर दैट रन्स ऑफ फ्रॉम रूफ टॉप, पार्क्स, रोड्स, ओपन ग्राउंड्स एटसेट्रा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब है कि बारिश के पानी को यानी कि बरसात के पानी को जिस भी तरीके से आप बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, उसको रोक लीजिए, वही हमारा कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, बारिश होता है, उसका पानी हमारे घरों से, हमारे छत के ऊपर से, रोड से निकल के अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है, नाले में चला जाता है, और फिर नाले से वो पानी नदी में चल जाता है, जो कि पानी हमारे तरीके से बेकार ही चला गया। तो हम लोगों को करना क्या है, रेन वाटर जो है वो अच्छा पानी होता है, साफ़ पानी होता है। हालांकि उसको हम लोग डायरेक्टली पी नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग उसको कई सारे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेन वाटर को हर पॉसिबल वे से क्या करने का कोशिश करना है, बचाने का कोशिश करना है। यही हमारा कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सिंपल वर्ड में यदि आपका मैं बताऊं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब है कि बरसात के पानी को हर संभव प्रयास कर लो उसको बचाने के लिए, वही हमारा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो क्या है, एक बार इसका डेफिनेशन में भी देख लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कलेक्शन एंड स्टोरेज। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया पानी को कलेक्ट करना, और कलेक्ट करके यानी कि इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके एक जगह पे उसको स्टोर कर देना, ठीक ना। जो कि कहाँ से बह जाता है, जैसे हमारे छत के ऊपर जो पानी होता है बरसात का, वो पाइप से नीचे आता है, नाले में चल जाता है, नाले के बाद नली में, नदी में, फिर वो पानी हमारा बर्बाद होगा एक तरीके से। तो उस पानी को बर्बाद होने से बचाना है। फिर पार्क में जमा होता है पानी, वो भी नाले में चला जाता है। रोड के ऊपर ओपन ग्राउंड होता है, फील्ड होता है, उसके ऊपर जो पानी होता है वो सारा पानी हमारा अल्टीमेटली नाले में जाके फिर नदी में चला जाता है, जो कि किसी यूज का हमारा नहीं रहा। तो करना क्या है, जितने भी बरसात के पानी अलग अलग जगह पे रुक जाते हैं, इकट्ठा होता है, उन सारे बरसात के पानी को इकट्ठा करके उसको स्टोर कर लेना है, ताकि उसको हम लोग अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, बारिश का पानी उतना भी गंदा नहीं होता, तो बारिश का पानी हम लोग किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश का पानी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गाड़ी को धोने के लिए, अपने गार्डन में पानी देने के लिए बाद में, यदि हमारे पास पानी नहीं रहेगा तो कहने का मतलब है कि बारिश का पानी उतना गंदा भी नहीं रहता। हाँ, बारिश का पानी डायरेक्टली हम लोग नहीं पी सकते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि उसमें एसिड रेन भी होता है। लेकिन बरसात का पानी हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन में पानी देने के लिए, गाड़ी को धोने के लिए, या फिर अपना नीचे का कोई फ्लोर वगैरह है घर का, उसको साफ़ करने के लिए भी कर सकते हैं। तो यही हमारा कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब जिस भी तरीके से आप बरसात के पानी को रोक लो, बचा लो बर्बाद होने से, नाले में जाने से, वही हमारा कहलाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सिंपल है। आगे, इन एंशियंट टाइम पीपल हैड डिफरेंट टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर। देखो, हम लोग बात करें आज का, तो हम लोग आज जी रहे हैं 21st सेंचुरी में। तो आज हमारे पास ना एक से एक तरीका है जिससे हम लोग बरसात के पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, ग्राउंड वाटर को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, नदी के पानी को गंदा करने से बच सकते हैं। उसी प्रकार से फ्लड का जो पानी होता है, यानी कि जो बाढ़ का पानी होता है, उसका भी हम लोग आज अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं आज के टाइम पे हम लोग बात करें तो। लेकिन एंशिएंट इंडिया में, यानी कि जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना ज़्यादा हम लोग इन्वेंट चीज़ों को नहीं किए हुए थे, उस समय भी रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का कई सारा तरीका था। हाँ, तरीका पुराना था, लेकिन उस समय पे भी लोग बरसात के पानी को इकट्ठा करते थे, ठीक ना। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आज तो फिर भी हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत कम करते हैं। एंशिएंट टाइम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत बड़े लेवल पे होता था। पता है क्यों? क्योंकि उस समय पे हमारे पास पंपिंग सिस्टम नहीं था कि सीधा एकदम मोटर जनरेटर के मदद से पाइप नीचे डालें और मोटर चलाएं और पूरा हमारा टंकी में पानी भर गया। उस समय तो ऐसा नहीं था, है कि नहीं। तो उस समय पे यदि हल्का सा भी बारिश होता था तो लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके महीनों भर चलाते थे, ठीक ना। तो उस समय पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस था, हालांकि थोड़ा खराब प्रोसेस था, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बहुत बढ़िया था, ठीक ना। तो आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ते जरूर हैं, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोगों को आज तक पानी का कभी कमी हुआ नहीं। जिस दिन पानी का कमी भयंकर हो जाएगा, उस दिन देखना हम लोग बरसात के एक एक बूंद के पानी को बचाना स्टार्ट करने लगेंगे। इसका कीमत आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दुनिया भर का एग्जाम्पल छोड़ो, अपने इंडिया में एक स्टेट है राजस्थान। वहाँ पे जब कभी हल्का सा बारिश भी हो जाता है ना, जो रेगिस्तान वाला इलाका है वहाँ पे, तो लोग बरसात के पानी को भी इकट्ठा करके रखते हैं ताकि उसको बाद में फ्यूचर में काम किया जा सके, ऊँट को पिलाया जा सके। आदमी खुद भी इस्तेमाल करते हैं उनको, ठीक ना।
तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि आज हमारे पास वाटर को बचाने का एक से एक तरीका हो सकता है, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ हमारे पास आज है। लेकिन यदि हम लोग बात करें एंशिएंट इंडिया का, तो हमारे पास तरीका थोड़ा पुराना था, लेकिन लोग उस समय पे भी बरसात के पानी को बचाते थे, क्योंकि उस समय पे पानी बहुत कम था लोगों के पास, ठीक ना, जरूरी था इसीलिए। आगे, इन हिल्स एंड माउंटेनियस रीजन्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स लाइक दी गर्ल्स और कर्ल्स फॉर एग्रीकल्चर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम लोग बात करें वेस्टर्न हिमालय का, वेस्टर्न हिमालय का सिंपल सा मतलब हुआ आपके इंडिया का वेस्ट साइड। वेस्ट साइड में आप एग्जांपल ले सकते हो पंजाब का ले लो आप, है ना, कुछ हिस्सा आप लेना चाहें पंजाब के बाद नीचे तो आप कुछ हिस्सा ले सकते हैं राजस्थान का। राजस्थान का कुछ हिस्सा जो वेस्ट साइड में पड़ता है वो हो गया, क्योंकि वो राजस्थान का कुछ हिस्सा हमारा हिमालय के ही हिमालय में ही आता है। थोड़ा सा और ऊपर आप चले जाओ, जम्मू कश्मीर आप ले लो, जम्मू कश्मीर का वेस्ट हिस्सा, है ना, तो यहाँ पे भी बरसात के पानी को इस्तेमाल किया जाता है। और बरसात का पानी यहाँ पे, हालांकि बरसात के पानी का तो यहाँ पे इस्तेमाल होता ही है, खास करके जो पहाड़ों से पानी निकलता है उस पहाड़ों के पानियों को एक अलग ही चैनल बना देता है, डाइवर्ट कर देता है, और उस चैनल को बोला जाता है गर्ल्स या फिर कल्स। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो हिमालय वाला पार्ट है जहाँ पे कि बर्फ पिघल के पानी नीचे गिरता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं अपने पहाड़ी इलाका पे चैनल बना लेते हैं, अपना छोटा छोटा नाला बना लेते हैं, और उस नाले में वही पहाड़ का पानी डाइवर्ट कर देता है। तो कहीं और से पहाड़ का पानी बह के आएगा और उसको नाले में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, डाइवर्ट कर दिया जाएगा, और वही पानी लोग पहाड़ी इलाके में खेती वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार के डाइवर्जन चैनल का जो नाम उस वहाँ पे पुकारा जाता है गर्ल्स या फिर कल्स, ठीक है। आगे, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली यूज इन राजस्थान टू स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग। राजस्थान का यदि हम लोग एग्जाम्पल ले तो राजस्थान में जो घर है, छत है, यदि वहाँ पे बारिश होता है तो छत के ऊपर पानी जो इकट्ठा होता है वो लोग उस पानी को बर्बाद नहीं जाने देते हैं, बल्कि उस पानी को वो लोग स्टोर कर लेते हैं बाल्टी वगैरह में, और उस पानी को वो लोग पीते हैं। वो भी मतलब आज भी, क्योंकि राजस्थान में पानी का कमी है, तो बारिश के टाइम पे जो भी छत के ऊपर उनका पानी इकट्ठा होता है वो लोग उस पानी को बर्बाद नहीं जाने देते हैं, वो लोग उस पानी को बाल्टी वगैरह में इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि जहाँ पे पानी का कमी सबसे ज़्यादा है वहाँ पे आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा, मतलब बारिश के एक एक बूंद को लोग बचा लेते हैं। हमारे एग्जाम्पल ले लो आप अपना बिहार में आप पटना ले लो, पटना में पानी का कोई कमी नहीं है, तो हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखना, जिस दिन पानी का समस्या हम लोगों को खलेगा उस दिन हम लोग भी बारिश के पानी को बचाना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो वो गलत चीज़ें करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारा फ्रेश वाटर क्या हो सकता है, पूरी तरीके से खत्म हो सकता है, तो नुकसान हम ही लोग को होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी बातें इसमें लिखे हुए हैं, जैसे अगला, इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड फ्लड चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड। बंगाल के लोग इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं पानी का। कैसे? देखो, बंगाल में जब बाढ़ आता है ना, बंगाल में जो फ्लड प्लेन है, फ्लड प्लेन का मतलब हो गया बंगाल का वो इलाका जहाँ पे लगभग हर साल बाढ़ आ ही जाता है जुलाई अगस्त के टाइम पे। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, बाढ़ के पानी को एक अलग एक चैनल बना के डाइवर्ट कर लेते हैं अपने खेतों की ओर। मतलब जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है खेती करने के लिए, वहाँ पे पानी को ये लोग डाइवर्ट करके पहुँचा दे रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि बाढ़ का पानी उसका इस्तेमाल सही तरीके से तो ये लोग करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा है कि बंगाल के उस इलाके में जहाँ पे बाढ़ लगभग हर साल आता है, तो उस बाढ़ के पानी को लोग क्या करते हैं, अपने खेत की ओर डाइवर्ट कर लेते हैं, जिस खेत तक कभी पानी पहुँचता ही नहीं था। तो वहाँ पे बाढ़ के पानी का अच्छा इस्तेमाल कर लिया गया खेतों में डालने के लिए। आगे, इन अरिड एंड सेमी अरिड रीजन्स agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil। और जहाँ का मिट्टी थोड़ा सा खराब क्वालिटी का है, पानी ना मिलने की वजह से, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ के मतलब उस प्रकार के मिट्टी पे जब बारिश होता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मिट्टी को बिल्कुल प्लेन कर लेते हैं, ताकि सारा बारिश का पानी उस मिट्टी पे आके क्या हो जाए, फंस जाए, और हमारा मिट्टी पूरी तरीके से गीला हो जाए। और गीला मिट्टी होगा तो उस पर खेती करना बड़ा अच्छा होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अरिड एंड सेमी अरिड रीजन्स एग्रीकल्चरल फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि अपने ज़मीन को
इस प्रकार से लेवल कर देना है कि बारिश का पानी जिसके ऊपर आए तो सीधे नीचे ना चला जाए, वो कुछ देर मिट्टी के ऊपर इकट्ठा हो, वो ठहरे कुछ देर। ऐसा वो लोग अपने ज़मीन को बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? दैट अलाउड द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्चन द सॉइल, ताकि कुछ देर पानी मिट्टी के ऊपर पड़ा रहे और वो हमारे मिट्टी को पूरी तरीके से गीला कर दे, ठीक ना। तो ये चीज़ होता है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि जहाँ पे मिट्टी थोड़ा ख़राब क्वालिटी का होता है तो वहाँ के मिट्टी को पहले बराबर लेवल में करके वहाँ पे बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है कुछ देर मिट्टी के ऊपर। उसके बाद फिर वो अपने आप पानी गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब है कि वो पानी अल्टीमेटली मिट्टी के नीचे चला जाता है, पानी में, ग्राउंड वाटर में चल जाता है। तो इससे ये हुआ कि जिस जगह पे मिट्टी का क्वालिटी बड़ी ख़राब था, पानी ना मिलने की वजह से उसको पानी मिला तो मिट्टी का क्वालिटी भी हमारा बढ़िया हो गया। तो ये आप क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं पानी का सही तरीके से यूज अलग अलग जगहों पे। बंगाल में तरीका अलग है, जहाँ पे मिट्टी का क्वालिटी ख़राब है, पानी कमी की वजह से वहाँ पे तरीका पानी यूज करने का अलग है। तो हर जगह पे अपना अलग अलग कहानी है। आगे इन अरिड एंड सेमी अरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान लाइक बीकानेर। अरिड और सेमी अरिड का मतलब जो लगभग पानी के कमी की वजह से वो जगह कुछ ना कुछ समस्या झेल रहा है। जैसे बीकानेर हो गया, फलोदी एंड बर्मर, ऑलमोस्ट ऑल दी हाउसेज हैड ट्रेडिशनली अंडरग्राउंड टैंक और टैंकाज फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। कहने का मतलब है कि राजस्थान का वो सबसे गर्मी वाला इलाका, एग्जाम्पल आपका बीकानेर हो गया, है ना, फलोदी हो गया, बर्मर हो गया, जैसलमेर हो गया, जैसलमेर भी एक एग्जाम्पल है उसमें। तो राजस्थान का ये कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे गर्मी दबा के पड़ता है, और चूंकि गर्मी ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ पे पानी का क्या होगा, कमी, ज़्यादा या कम, पानी कम होगा। तो जब आप बीकानेर जाओगे कभी फ्यूचर में, राजस्थान में घूमने का मौका मिले आपको, और बहुत सुंदर जगह है, मतलब आपको यदि एडवेंचर घूमना हो, मतलब एडवेंचर ट्रिप जाना हो, और राजस्थान में खास करके डेजर्ट वाले इलाका में आप बीकानेर जा सकते हैं। तो बीकानेर में आप अधिकतर घर देखोगे कि हर घर में अंडरग्राउंड टंकी बना हुआ है, टैंक, ताकि बारिश के पानी को छत से सीधा पाइपलाइन के थ्रू नीचे जो घर के नीचे टंकी है वहाँ पे स्टोर कर दिया जाए। और वही स्टोर किया हुआ पानी जो ज़मीन के नीचे है, उस पानी का बहुत फ़ायदा है, आपको बताते हैं। इसमें शायद लिखा भी होगा, नहीं भी लिखा होगा तो हम आपको बताते हैं इसके पीछे का कहानी क्या है। देखो एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे आप बीकानेर जाओगे, राजस्थान के बीकानेर वाले इलाके में जाओगे, तो वहाँ पे ना जितने भी आपको घर दिखेंगे, वहाँ पे आप देखना हर घर का जो छत है ना, अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। छत क्यों डिजाइन किया हुआ है? ताकि छत बढ़िया होगा तो पानी हमारा अच्छे तरीके से स्टोर हो पाएगा। और छत से एक पाइप सीधा वो नीचे लेके आया है, अपने घर के नीचे जो अंडरग्राउंड टंकी बना हुआ है, उस टंकी से वो पाइप जुड़ा हुआ है। इससे होता क्या है, यदि कभी भाग भड़ों से बारिश हो गया बीकानेर में, तो सारा का सारा बरसात का पानी उस टंकी, मतलब वो पाइप लाइन से होते हुए टंकी में जाके जमा हो जाता है। अब उस टंकी का ना फायदा है। आपके मन में सवाल होगा कि सर उस टंकी को नीचे ही क्यों बनाना है, घर के नीचे ही क्यों बनाना है, मतलब जमीन के नीचे क्यों बनाना है? टंकी ऊपर भी बना सकते हैं लोग। मतलब टंकी को यदि बनाना ही है तो सीमेंट का टंकी बना लीजिए ऊपर, जमीन के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लोग जमीन के नीचे ही क्यों बनाते हैं टंकी? इसके पीछे रीजन है। पहला बात समझो, पहला चीज, यदि टंकी नीचे होगा, जमीन के नीचे यदि टंकी होगा, तो पानी ज्यादातर टाइम क्या रहेगा आपका, ठंडा या गर्म? ठंडा रहेगा, पहला वजह। और दूसरा वजह, आप बीकानेर जाओगे तो बीकानेर में आपको कई सारे घर ऐसे मिलेंगे, कई सारे घर, लगभग अधिकतर घर आपको ऐसे मिलेंगे जिनका रूम अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे घर बना हुआ है उनका, समझ रही बात? तो वो रूम के बगल में उनका टंकी होता है अंडरग्राउंड, तो उसके रूम को भी एक ठंडापन मिलता रहता है। समझ रही बात? मतलब सिंपल सा है कि जो जमीन है हमारा, उस जमीन के नीचे उनका रूम होता है, रूम के बगल में टंकी होता है जिसमें पानी इकट्ठा होता है। तो पानी चूंकि जमीन के नीचे टंकी में पड़ा हुआ रहता है तो पानी हमेशा ठंडा रहता है। और दूसरा बात, टंकी के बगल में रूम भी होता है हमारा चारों तरफ से अंडरग्राउंड ही, तो रूम भी ठंडा रहता है। तो ये प्रकार का स्ट्रक्चर वाला जो घर है आपको बीकानेर में खूब मिलेगा देखने को। तो क्या यहाँ के लोग शौक से अंडरग्राउंड में रहते हैं? बताइए, शौक से नहीं, मजबूरी है उनका, क्योंकि वो ऊपर रहेंगे ना तो गर्मी इतना लगेगा कि वो, मतलब गर्मी से मतलब बेहिसाब गर्मी पड़ता है वहाँ पे, आप समझ रहे बात को। तो वो जानबूझ के अपना घर अंडरग्राउंड बनाते हैं ताकि गर्मी उनको थोड़ा कम लगे। आगे बढ़ते हैं। द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज अ बिग रूम।
सोचो इतना बड़ा टंकी ये लोग बनाते हैं जितना बड़ा एक रूम हो सकता है। मतलब एक नॉर्मली जो हम लोगों के घर में रूम होता है उतना बड़ा ये लोग केवल टंकी बनाते हैं, क्योंकि बरसात का एक भी बूंद का पानी ये बर्बाद जाने नहीं देना चाहते हैं। ज़्यादा बारिश हो गया फिर भी पानी इकट्ठा कर लेंगे, कम बारिश होगा फिर भी पानी इकट्ठा करेंगे, लेकिन बर्बाद नहीं जाने देंगे, क्योंकि बीकानेर में पानी का बहुत समस्या है। आगे, द टैंक्स वेर पार्ट ऑफ द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड वेयर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और द कॉर्टयार्ड। मतलब जो टंकी है हमारा, वो टंकी किसका पार्ट है, मतलब उस टंकी का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाएगा, तो छत के ऊपर पानी इकट्ठा होगा बारिश का, उस पानी को वहाँ पे इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए। तो बेसिकली जो टंकी वो लोग बनाते हैं, वो टंकी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, बारिश के पानी को वहाँ पे जाके इकट्ठा कर लेना है, ठीक ना। और ये जो टंकी होगा वो हमारे घर का एक मेन पार्ट होता है। या कई सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर, मतलब जो घर होगा, जो नीचे अंडरग्राउंड रूम होगा, रूम के बगल में टंकी बनाते हैं। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, अपने कोर्टयार्ड यानी कि जो थोड़ा सा खाली जगह होता है वहाँ पर टंकी बनाते हैं। मतलब अपने हिसाब से वो लोग अपना अरेंज कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे वहाँ पे जो टंकी होते हैं वो अंडरग्राउंड ही होता है, ताकि पानी वहाँ पे ठंडा रहे, और टंकी के बगल में ही रूम होता है ताकि हमारा रूम भी पानी की वजह से हमेशा ठंडा रहे, ठीक ना। आगे, टैंक्स वेर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउसेस थ्रू अ पाइप। वही बात है जो हमने कहा आपको कि जो टंकी है वो छत से एक पाइप के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। मतलब छत से नीचे टंकी में एक पाइप आएगा, उसी पाइप के थ्रू बरसात का पानी सारा छत से नीचे टंकी में आके जमा हो जाएगा पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है। आगे, रेन वाटर और पालर पानी, वहाँ पे ध्यान रखना, ये वर्ड कई बार आपको कंफ्यूज करेगा। उस वाले इलाके में, मतलब राजस्थान वाले इलाके में रेन वाटर को पालर पानी भी बोलते हैं। पालर पानी इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर इन दीज पार्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में लोग बरसात के पानी को प्योर पानी मानते हैं। जैसे आपको ना एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे बिहार में यदि बारिश होगा ना, तो कभी आप देखना, जैसे एक बाल्टी आप बारिश के पानी को इकट्ठा करो, एक बाल्टी बारिश के पानी को आप इकट्ठा करो, वो पानी ना हल्का आपको गंदा नजर आएगा, ठीक। मतलब हालांकि रेन वाटर को हम लोग फ्रेश वाटर के कैटेगरी में रखते हैं, हम लोग उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं, लेकिन उस पानी को आप पी नहीं पाओगे। क्यों नहीं पी पाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा पीने को। क्यों नहीं कर रहा है मन, पता है, क्योंकि उससे बेहतर आपके घर में फ्रेश वाटर है। लेकिन वही बरसात का पानी जो कि आपको हल्का गंदा लग रहा था, राजस्थान के लोगों के लिए, खास करके बीकानेर साइड वाले लोगों के लिए, वो पानी प्योर पानी है, सोच लो। तो यहाँ पे आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिसके पास पानी है उसको बरसात के पानी का कोई कदर नहीं है, और जिनके पास पानी नहीं है फ्रेश वाटर, वो बरसात के पानी को एक तरीके से वरदान समझते हैं, ठीक ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहने का मेरा मतलब था। आगे, उसके बाद, मैनी हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टैंक्स टू बीट द समर हीट बिकॉज इट वुड कीप द कूल रूम कूल। वही बात है जो हमने कहा आपको कि ज़्यादातर घर जो होंगे राजस्थान के साइड में, वो पहला बात वो अंडरग्राउंड होगा, दूसरा बात उनका जो रूम होगा वो जस्ट टंकी के बगल में होता है, ताकि टंकी का जो ठंडापन है उसके रूम तक भी आ सके, और इतने गर्मी में उसको एक ठंडापन का भी महसूस होता रहे, ठीक ना। ये वहाँ का सिस्टम होता है घर वगैरह बनाने का। टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हैज लॉस्ट देयर पॉपुलरिटी बिकॉज ऑफ हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू द राजस्थान कैनल। लेकिन राजस्थान के आज कुछ पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं आज खत्म होता हुआ दिखेगा आपको। मतलब जहां आज से 50-60 साल पहले राजस्थान के हर पार्ट के लोग बरसात के पानी को इकट्ठा करते थे, आज वो चीज़ कहीं ना कहीं राजस्थान में आपको कम दिखेगा। कम क्यों दिखेगा, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है, आज राजस्थान गवर्नमेंट ने जहाँ पे पानी अवेलेबल कराया जा सकता था वहाँ पे पानी अवेलेबल करवा दिया है, तो लोगों को अब बरसात के पानी इकट्ठा करने का कोई ज़रूरत भी नहीं बचा। तो इसीलिए आप देखोगे राजस्थान में कुछ पार्ट जो कि पहले बहुत पानी का समस्या से परेशान था, आज वहाँ पे पानी आ चुका है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि राजस्थान में आज रेन वाटर को इकट्ठा करने का जो कल्चर है वो धीरे धीरे घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, क्योंकि वहाँ पे अच्छा प्रकार का राजस्थान गवर्नमेंट ने कैनल बना दिया है। कैनल का मतलब होता है चैनल बना दिया, जहाँ पे पानी पहुँच ही जा रहा है, तो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को करना नहीं चाहते हैं, मतलब बरसात के पानी को इकट्ठा करना नहीं चाहते हैं, ठीक ना।
लेकिन जब नहीं था तो उस समय पे इनका एक अलग ही कहानी हुआ करता था। आगे, बट स्टिल इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज बीइंग सक्सेसफुली एडप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर। लेकिन क्या इंडिया से पूरी तरीके से ये चीज़ खत्म ही हो गया है क्या? बरसात के पानी को जो छत पे इकट्ठा होता है उसको बचाने का जो परंपरा है, क्या वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है? नहीं, कहीं कहीं पे आज भी ये चीज़ चलता है। कई सारे ऐसे आज गांव हैं, कई सारे ऐसे शहर में घर हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं जो अपने छत पे इकट्ठा हुआ पानी बर्बाद होने नहीं देते हैं, बल्कि अपार्टमेंट के बगल में एक अंडरग्राउंड टंकी भी बना के वो लोग रखते हैं और उसी टंकी में लोग अपने पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। उस पानी का इस्तेमाल ये लोग गाड़ी धोने के लिए, गार्डन में पानी देने के लिए, इन प्रकार की चीज़ों के लिए करते हैं। तो यही था हमारा इस चैप्टर में और इस पार्ट में। तो क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया? तो चैप्टर बहुत सिंपल था, कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? तो चैप्टर बहुत सिंपल था, छोटा भी था, आसान भी था। तो ऑनलाइन बल्ब से आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। यहीं पे हमारा चैप्टर भी खत्म हुआ और हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।